हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो वी कैसे हो दोस्तों। यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब्स में हम पिछली क्लास में बात किए थे कुड के बारे शुड के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं वुड के बारे में। और दोस्तों, मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला हर एक कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी कंटेंट आपको छूटने ना पाए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और इसी के साथ हम दोस्तों अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। और हमने जैसे कि पीछे क्लास में देखी थी कि जैसे सेल का पास्ट शुड होता है, वैसे विल का पास्ट वुड होता है। और हम सबसे पहले रूल बना ले नंबर 1। रूल नंबर 1, इसमें हम देखेंगे कि जो वुड है वो हमारा किसका पास्ट है? विल का। विल का पास्ट है। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर, यानी जो इन्वर्टेड कामा में जो मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर, यानी ये पास्ट में होने पर विल को वुड में परिवर्तित करते हैं। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच भी पार्ट में जाएगा। जैसे कि दोस्तों, ही सेड, अब सेज अगर होता तो ये प्रेजेंट में है, सेड है यानी पास्ट में है। हम जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी नरेशन बताएंगे जब, तो वहाँ पर हम इसको विस्तार से बात करेंगे। हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वुड का पास्ट विल होता है और जो विल होता है वो वुड में कैसे परिवर्तित होता है। तो हम यहाँ पर आपको हम नरेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर आपको यूज ऑफ वुड के बारे में बता रहे हैं, जो कि हमारा मॉडल्स वर्ब से संबंधित है। ही सेड दैट यानी उसने कहा, यानी पास्ट की बात है। सी विल कम नेक्स्ट डे, यानी सीधी सी बात है, जब यहाँ पर सेड है, यहाँ पर सेड है तो यहाँ पर भी हमारा पास्ट होना चाहिए, क्योंकि विल पास्ट में बता रहा है रूल ना कि वुड विल का पास्ट है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में होने पर विल को वुड में परिवर्तित कर देते हैं। तो हम क्या देखें, जब ये पास्ट में है तो हम इसको वुड में चेंज करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर विल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? वुड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? वुड आएगा। हालांकि जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब नरेशन पढ़ाएंगे तो हम यहाँ वहाँ पर आपको विस्तार से बात करेंगे। तो ये वाक्य अब हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अगर विल को अगर हम वुड में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये यहाँ पर पास्ट होने पर ये टेंस हमारा गलत हो जाएगा। या तो यहाँ पर सेज होता यानी प्रेजेंट का होता, वो तो हम जब आपको नरेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। आप यहाँ पर समझने का ये प्रयास करिएगा कि विल जो है वुड का पास्ट होता है, सॉरी जो वुड है विल का पास्ट होता है। ही सेड दैट सी वुड कम नेक्स्ट डे, यानी उसने कहा था कि सी वुड वह आए, वुड कम यानी वह आएगी, नेक्स्ट डे अगले दिन। ही टोल्ड मी उसने कहा था मुझसे, ही टोल्ड मी उसने मुझसे कहा था, दैट यानी कि यहाँ पर इन्वर्टेड कामा होगा तभी तो उसको हटाकर डेट आया। दैट ही वुड गो टू जयपुर, यानी उसने हमसे कहा था या मुझसे कहा था। ही टोल्ड मी उसने मुझसे कहा था कि वह जाएगा, कहाँ जाएगा? जयपुर। द नेक्स्ट डे अगले दिन वह जयपुर जाएगा। किसने कहा? ही ने कहा मी से। और जब ही ने मी से कहा था तो यानी पास्ट में है, और पास्ट में है तो हमारा विल का यहाँ वुड हो गया होगा। तो यहाँ पर विल रहा होगा तो वुड हो गया। तो हम क्या देखें कि यहाँ पर जो विल था वो हमारा वुड हो गया। और ही टोल्ड मी
उसने मुझसे कहा था दैट कि सी वुड नॉट एग्री, वह नहीं, सी मतलब लड़की है कोई, सी वुड नॉट एग्री, वह हमसे सहमत नहीं होगी, टू द प्रपोजल, यानी वह मेरे प्रपोजल से सहमत नहीं होगी। यानी उसने मुझसे कहा था, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था कि वह, यानी किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहा है, कि वुड नॉट एग्री टू द प्रपोजल, यानी वह मुझे मेरे प्रपोजल से एग्री नहीं होगी। ही, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर भी विल को कन्वर्ट किया गया होगा तभी तो वुड आया, क्योंकि पहले इससे जब हमको ये डायरेक्ट होगा जब होगा तो यहाँ पर विल होगा, जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किए तो यहाँ पर वुड हो गया है। क्योंकि अगर डायरेक्ट होता नहीं होता ये तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा होता, और ये डायरेक्ट होता तो इन्वर्टेड कामा होता, डायरेक्ट नहीं है यानी इन्वर्टेड कामा को हटा करके डेट को एज ए कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल, चौथा हमारा एग्जाम्पल है, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, दैट कि द सीएम वुड कम अगेन, यानी जो सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर वुड कम अगेन, दोबारा आएंगे, यानी ही ने मी को बताया था कि जो सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं वो दोबारा आएंगे। तो हम यहाँ पर भी देखें कि वुड को विल में कन्वर्ट किया गया होगा, क्योंकि जब ये डायरेक्ट होगा, जब डायरेक्ट होगा तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा होगा और वुड की जगह पर विल होगा, जिसको इन्वर्टेड कामा को हटा करके एज ए कंजक्शन के रूप में डेट का प्रयोग किया गया। हम हालांकि इसको आगे और बताएंगे विस्तार से, और विल को वुड में चेंज कर दिया गया। उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, और दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल्स है कि वुड का प्रयोग विल की अपेक्षा अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाता है। यानी वुड जो हमारा होता है, वैसे रिक्वेस्ट तो हम विल से भी करते हैं, लेकिन वुड हमारा क्या होता है, विल की अपेक्षा ज़्यादा पोलाइट होता है। यानी कंपैरेटिवली वुड विल की अपेक्षा ज़्यादा पोलाइट है। जिससे और रिक्वेस्ट को, और जो हमारा जो वुड है, रिक्वेस्ट को विल की अपेक्षा वुड का प्रयोग बेहतर है। यानी रिक्वेस्ट में आप अगर विल का प्रयोग करते हैं तो ठीक तो है, लेकिन अगर हम बात वुड की करें तो ये ज़्यादा उचित होगा। जैसे रिक्वेस्ट के रूप में विल का प्रयोग को कहना ज़्यादा उचित होगा। वुड का प्रयोग दूसरे की इच्छा यानी विलनेस को जानने हेतु भी किया जाता है। दोस्तों इच्छा विलनेस मतलब जैसे रिक्वेस्ट करोगे तो इसमें विलनेस नहीं होती है, क्योंकि उसमें तो वो उसकी इच्छा आएगी तो करेगी, ये भी है विलनेस होती है। और ऑफर और इनविटेशन जब किसी को दिया जाता है, इसमें क्या आता है, विलनेस आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। वुड यू, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। ये क्या है, ये एक है रिक्वेस्ट। ये क्या पूरा देता है, रिक्वेस्ट का भाव देता है। और अगर हम बात करें वुड यू रिलैक्सेशन एट माई होम टुडे, यानी क्या आप मेरे घर पर आज रात को विश्राम करना चाहेंगे, तो ये क्या है, ऑफर भी हो सकता है, इनविटेशन भी है। एक तरह से ये एक ऑफर भी है, इनविटेशन भी है। और ये इनविटेशन और ऑफर कैसा है, विलनेस यानी इच्छा जानने वाला है। अब भाई उसकी अगर इच्छा होगी तो वो घर पे रुकेगा आपके, नहीं होगी तो वो नहीं रुकेगा। तो ये क्या है, ये विलनेस है। हम लिख सकते हैं इसको विलनेस। ये क्या है, विलनेस है। और वुड यू रिलैक्सेशन एट माई होम टू नाइट, यानी आज रात को आप हमारे घर पर विश्राम कर सकते हैं, तो क्या आप हमारे घर पर। तो हम एक चीज़ ये नोटिस करेंगे कि जो वुड का अगर रिक्वेस्ट या विलनेस के लिए अगर प्रयोग किया जाएगा तो वुड हमारा एक इंट्रोगेटिव रूप के रूप में आएगा, यानी हमारा सब्जेक्ट से पहले आएगा। ये सबसे मुख्य बात हो गई। और हम जैसा कि जान गए कि जो विल की अपेक्षा जो वुड होता है वो ज़्यादा पोलाइट यानी पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव देता है,
यानी जो वुड है हमारा, ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव किसकी अपेक्षा ज़्यादा देता है, विल की अपेक्षा ज़्यादा देता है। और रिक्वेस्ट के को विल की अपेक्षा वुड का प्रयोग बेहतर है। और वुड का प्रयोग के द्वारा इच्छा यानी विलनेस का भी पता चलता है। और हम समझ गए होंगे दोस्तों, इतना नोट डाउन कर लो, फिर इसके हम एक आध और एग्जाम्पल बता दें। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वुड यू अकम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन। क्या आप हमारे साथ रेलवे स्टेशन चलना, मतलब क्या हमारे साथ, मतलब एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ रेलवे स्टेशन चलोगे, क्या आप हमारे साथ रेलवे स्टेशन चलोगे। तो ये क्या है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव देता है, क्योंकि वुड क्या दिखाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट को, और इसमें स्टेशन तक चलने की बात कही गई, तो ये क्या हो गया, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर दिया। वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जैसे कि पास में कोई बैठा हो या कहीं दूर बैठा हो, तो उससे ये क्या बोल रहा है, मतलब वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, अरे थोड़ा मतलब दोगे, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म हमको दोगे। जैसे वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, हम एप्लीकेशन फॉर्म दोगे, तो क्या है, ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव दर्शाता है। वुड यू सिंग एट द कंसर्ट टुमारो, यानी क्या आप कंसर्ट, यानी कंसर्ट मतलब होता है जो जहाँ पर गीत गान किया जाता है, संगीत उंगीत वाला कार्यक्रम होता है, उसको हम कंसर्ट बोलते हैं। सिंग माने गाना होता है। तो वुड यू सिंग मतलब आप गाना चाहोगे, एट द कंसर्ट कहाँ, संगीत समारोह में, टुमारो यानी कल। तो ये क्या हो गया, वुड यू सिंग एट द कंसर्ट टुमारो, यानी कल आप संगीत समारोह में गाना गाओगे। तो ये एक तरह से क्या हुआ, ये विलनेस है, ये एक तरह से क्या है, विलनेस है, कि ये जो यू है वो एक तरह से इच्छा जानने की बात कर रहा है, यानी इच्छा विलनेस की बात कर रहा है। तो हम समझ गए होंगे कि वुड का प्रयोग विल की अपेक्षा अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है। रिक्वेस्ट को विल की अपेक्षा वुड का प्रयोग बेहतर है, करना बेहतर है, प्रयोग करना बेहतर है। वुड का प्रयोग दूसरों की इच्छा विलनेस जानने हेतु भी किया जाता है। और जैसे कि हम देखे हैं कि वुड के द्वारा रिक्वेस्ट का, विलनेस का, यानी विलनेस किस तरह से होगी, या तो वो ऑफर होगा या इनविटेशन होगा, इन भावों का देखने को हमको मिलता है। दोस्तों हमने रूल 2 समझ लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम रूल 3 की बात करें। दोस्तों हमारा थर्ड रूल है, वुड का प्रयोग लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड मतलब संभावना, प्रिजम्पशन यानी पूर्वानुमान, एंड प्रोबेबिलिटी, इसका भी मतलब होता है संभावना, अभी हम लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस बताएंगे, को भी व्यक्त करता है। दोस्तों लाइक्लीहुड का मतलब होता है एक अनुमान लगा के मतलब कल्पना करके संभावना व्यक्त करना, यानी जैसे किसी चीज़ के लिए, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे। और जो प्रोबेबिलिटी होती है ये मच पॉसिबिलिटी होती है, मतलब इसमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होती है, संभावना ये भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पॉसिबिलिटी दिखाई देगी। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि वुड का प्रयोग लाइक्लीहुड, प्रिजम्पशन और प्रोबेबिलिटी का किस तरह से प्रयोग, मतलब भाव प्रकट होता है। जैसे ही वुड बी इन द फील्ड, यानी वह फील्ड में हो सकता है, तो यह क्या है, एक लाइक्लीहुड है, यानी वह फील्ड में हो सकता है, यानी ही, यानी वह इस बात की कल्पना की है कि हो सकता है कि वो फील्ड में हो, तो श्योर नहीं है, लेकिन ये क्या है, उसने कल्पना करके बात कही, हो सकता है कि वो फील्ड में हो, तो इसलिए ये क्या है, मच डाउट है इसमें, यानी लाइक्लीहुड में मच डाउट है और इसमें थोड़ा पॉसिबिलिटी है। तो लाइक्लीहुड, तो यानी ही वुड बी इन द फील्ड, यानी वो फील्ड में हो सकता है, तो यानी क्या, लाइक्लीहुड का प्रयोग हुआ, यानी वुड हमारा जो दे रहा है वो लाइक्लीहुड का भी प्रयोग दे रहा है,
मतलब को व्यक्त कर रहा है। और सी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, अगर इसके लिए हम क्या रखें, प्रोबेबिलिटी, बेबिलिटी, अगर इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी, अगर इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलें तो प्रोबेबिलिटी के अगर बोलते हैं सी वुड बी इन दिस क्लब, इन द क्लब एट दिस टाइम, यानी अगर वह इस समय क्लब जाती है तो यानी इससे पहले भी वो जाती होगी उसी समय में, यानी वो श्योर है। कौन? सी, यानी जो कहने वाली लड़की है वो श्योर है कि इस बात के लिए कि वो शायद डेली जाती है, इसीलिए वो कल्पना करके नहीं बोल रही, वो संभावना व्यक्त करती है कि सी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, यानी वह इस समय वह क्लब में होगी। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर लाइक्लीहुड का मतलब है कि वो उसने कल्पना करके वो बताया कि संभावना है उसके होने, मतलब ही वुड बी इन द फील्ड, वह फील्ड में हो सकता है, तो ये क्या है? कल्पित भावना है। और सी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, यानी वो डेली उस समय पर जाती तो होगी, लेकिन वो कल्पना करके नहीं बोल रहा है, वो इस समय डेली जाती थी, इसलिए वो अनुमान लगा के बोल रहा है, यानी संभावना व्यक्त करता है कि हो सकता है कि आज भी वो क्लब में हो। सी वुड बी कुकिंग नाउ, यानी सी वुड बी कुकिंग नाउ, तो ये क्या है? वो खाना, अगर हम इसको ले लें लाइक्लीहुड से, अगर इसको लाइक्लीहुड से जोड़ें तो यानी वो इस समय खाना नहीं बनाती होगी, वह खाना इस समय नहीं बनाती होगी। तो क्या है? सी वुड बी कुकिंग नाउ, यानी वह खाना बना, हो सकता है कि वो खाना बनाती हो। तो ये क्या है? अगर हम लाइक्लीहुड कर दिए तो ये कल्पना हो गई, क्योंकि कल्पना हमको ये चीज़ दर्शाती कि वो इस समय खाना बनाती तो नहीं, हो सकता है कि खाना आज बनाती हो। तो ये क्या है? मन की कल्पना के दौरान, यानी लाइक्लीहुड। और हम समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड में डिफरेंस बस ये है कि ये इसमें लेस डाउट है और इसमें मच डाउट है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो हम समझ गए सी वुड बी कुकिंग नाउ, यानी वह खाना बनाती होगी। सी वुड बी अबाउट 80 नाउ, यानी इसमें तो क्या है? प्रिजम्पशन है, एक संभावना की बात कर रहा है कि जैसे कि उसको पता है कि शायद जैसे हमको रुपये दिए जाएं तो हम क्या बताएंगे? एक प्रिजम्पशन, यानी पूर्वानुमान, अनुमान लगाएंगे ना उसके लिए कि हो सकते हैं कि इतने रुपये हों या इतने रुपये हों, तो उसी सी वुड बी अबाउट 80 नाउ, यानी हो सकता ये 80 हो सकते हैं, मतलब होने की संभावना होगी। तो यहाँ पर क्या है? प्रिजम्पशन की बात कर रहा है। प्रिजम्पशन मतलब पूर्वानुमान होता है, इसका मतलब होता है पूर्वानुमान, इसका मतलब पूर्वानुमान होता है। और प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना होती है। लेकिन ये संभावना कैसी होती है? ये संभावना कैसी होती है? ये मच पॉसिबिलिटी होती है, मच पॉसिबिलिटी। मच पॉसिबिलिटी, इसमें क्या होता है? मच डाउट होता है, इसमें मच डाउट होता है। तो हम समझ गए होंगे कि जो लाइक्लीहुड है ये थोड़ा मच डाउट है, और जो प्रोबेबिलिटी है इसमें मच पॉसिबिलिटी होती है। और हम टेंस के माध्यम से हमको जो मुख्य पॉइंट क्या था हमारा, कि वुड का प्रयोग लाइक्लीहुड और प्रिजम्पशन और प्रोबेबिलिटी के भाव में भी या संदर्भ में भी किया जाता है। जैसे ही वुड बी इन द फील्ड, हो सकता है कोई इस समय फील्ड में होगा। सी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, हो सकता है कि वह इस समय क्लब में होगी। सी वुड बी कुकिंग नाउ, वह खाना बना रही होगी। सी वुड बी अबाउट 80, सी वुड बी यानी उसका मानना है कि इस 80 अबाउट 80, यानी 80 रुपये लगा दो तो हो जाएगा। तो अबाउट 80 रुपये नाउ, तो मतलब अभी भी, अभी ये 80 रुपये हैं। तो हम समझ गए होंगे कि इसमें प्रिजम्पशन का भाव देता है, और लाइकली, और इसमें हम लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी भी लगा देंगे तो यानी पॉसिबिलिटी का भाव दे देगा, और अगर लाइकलीहुड लगा दें तो लेस मच डाउटफुल का दे देगा। तो हम समझ गए होंगे दोस्तों, और अगर समझ गए हैं तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रोल नंबर 4 बताएं। अब देखेंगे रोल नंबर 4। दोस्तों ये रोल नंबर 4 एग्ज़ाम के पर्पज़ से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट
रूल है, क्योंकि यहाँ से अगर एग्ज़ाम अगर कहीं इसमें बनाता है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनाता है, क्योंकि इसमें गलतियाँ होने के कई कारण होते हैं और हम उनको बारी बारी से हर एक गलती को हर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों, वुड रेदर, वुड सूनर, वुड बेटर, ये तीनों फ्रेज हैं। जैसे वुड रेदर और वुड सूनर और वुड बेटर, ये हमारी एक तीनों क्या हैं, फ्रेज हैं, जिनका प्रयोग प्रेफरेंस, प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता, प्राथमिकता के संदर्भ में किया जाता है। और दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वुड रेदर के बाद टू नहीं आता है, यानी इन्फिनेटिव ये टू नहीं देन लेता है। इसी बात को हम यहाँ पर लिखे हैं, इसके पश्चात इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, टू के स्थान पर देन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये हमारे क्या है, तीनों फ्रेज हैं और इसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। रट लो इसको, अच्छे से समझ लो कि वुड रेदर, वुड सूनर, वुड बेटर, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, अगर जब तुलना कराना होगा यानी कंपेयर कराएगा तो इसके कंपेयर यानी कंपेयर होने वाले दो सिचुएशनों में क्या करेगा कि टू डाल देगा, जबकि उनके दोनों के बीच में देन आएगा। हम इसको समझने का अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से प्रयास करेंगे कि हमारा एग्जाम्पल क्या है। आई वुड रेदर रेस्ट नाउ, आई वुड रेदर रेस्ट नाउ, यानी आई वुड रेदर रेस्ट नाउ, मैं आराम करना पसंद करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपेयर तो करा ही नहीं गई जो हम देन का प्रयोग किए करें। इसमें सीधे सीधे बोला गया कि उसका आराम करने का मन है, तो वो उसके अलावा कोई काम करना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर रेदर डाला गया। क्योंकि आई वुड रेदर यानी मैं कुछ और नहीं पसंद करूँगा, किसके बजाय, रेस्ट के बजाय, यानी आई वुड रेदर रेस्ट नाउ, यानी मैं अब आराम करना पसंद करूँगा। आई वुड बेटर रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद करूँगा। तो ये क्या है, यहाँ पर भी तुलना नहीं कराई गई, बस उसकी एक चॉइस है जो वो स्पेसिफिक रूप से करना चाहता है। वो यहाँ पर पढ़ना चाहता है, वो यहाँ पर रेस्ट यानी आराम करना चाहता है। तीसरा हम एग्जाम्पल क्या देखें, आई वुड रेदर स्टडी, यानी मैं पढ़ना पसंद करूँगा, किसकी बजाय, देन आ गया ना, यहीं पर टू कभी एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ पर टू डाल देगा, जो कि एग्जाम में यहीं पर पकड़ना होता है कि अगर वुड रेदर होगा या वुड सूनर होगा या वुड बेटर होगा तो यहाँ पर देन ही आएगा, ना कि टू आएगा। तो आई वुड रेदर स्टडी, मैं पढ़ना पसंद करूँगा, देन किसकी बजाय, सी आ मूवी, यानी मूवी देखने के बजाय हम पढ़ना पसंद करूँगा। तो हम समझ गए होंगे कि वुड रेदर स्टडी देन सी अ मूवी, यानी देन आएगा ना कि टू आएगा। आई वुड रेदर प्ले, यानी मैं खेलना पसंद करूँगा, फिर यहीं पर आया क्या, देन। रेस्ट नाउ, यानी मैं आराम करने के बजाय खेलना पसंद करूँगा। तो हम समझ गए होंगे कि जहाँ पर वुड रेदर, वुड रेदर, वुड बेटर और वुड रेदर जहाँ पे भी आए हैं, इसमें तो कंपेयर कराई नहीं गई, उसको स्पेसिफिक रूप से एक कार्य करना था, तो उसमें टू और देन दोनों का प्रयोग नहीं है। लेकिन इसमें तुलना हुई है, इसमें किससे तुलना हुई, स्टडी और मूवी से, यानी वह मूवी देखने के बजाय वह पढ़ना पसंद करेगा, यानी मूवी से तुलना स्टडी की हुई, और जब स्टडी हुई मूवी और स्टडी के बीच में टू ना आकर के देन का प्रयोग होता है, क्योंकि ये हमारे तीनों फ्रेज हैं और ये फ्रेज हमारी क्या लेती हैं, देन का प्रयोग देन लेती हैं, ना कि टू लेती हैं। ये बात नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये भी समझ लीजिए। और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका हम आगे पढ़ाएं।
दोस्तों उसी में हम अब नोट बना लें और नोट में आगे हम लिखें वुड रेदर, वुड सूनर, वुड बेटर। इसके स्थान पर हैड रेदर, हैड सूनर, हैड बेटर का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी वुड रेदर, वुड सूनर या वुड बेटर के स्थान पर हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर रेदर का भी प्रयोग किया जा सकता है। और हम जैसा कि हम जानते हैं पिछले अभी देख के आए हैं कि वुड रेदर और वुड सूनर और वुड बेटर के बाद हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, न कि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग। और अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बेटर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आई वुड रेदर फेस देन रन अवे। तो हमने क्या देखा, आई वुड रेदर और रेदर के साथ क्या आया, देन। ये तो हम भी पीछे से जान के आए हैं। आई वुड रेदर फेस देन रन अवे, यानी मैं फेस करना पसंद करूंगा बजाय भागने, यानी मैं भागने के बजाय मैं लड़ना पसंद करूंगा। तो क्या है, आई वुड रेदर फेस देन रन अवे, यानी मैं भागने के बजाय लड़ना पसंद करूंगा। तो इसमें क्या है, आई वुड रेदर प्लस देन। इस चीज़ को नोट मतलब ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इस पर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस वर्ड को, क्योंकि यहीं पर एग्जाम क्या करेगा, टू डाल देगा और टू डालेगा तो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। दूसरा क्या है, आई वुड रेदर फेस, यानी मैं आई हैड रेदर फेस। तो हमने क्या देखा कि जहाँ पर वुड का प्रयोग हुआ वहीं पर हम क्या देख रहे हैं, हैड का प्रयोग हुआ। आई हैड रेदर फेस देन रन अवे, आई हैड रेदर फेस देन रन अवे। तो क्या हुआ, मैं लड़ना पसंद करूंगा बजाय भागने के। तो आई हैड रेदर फेस देन रन अवे, यानी मैं भागने के बजाय लड़ना पसंद करूंगा। आई हैड बेटर फेस, यानी फिर आगे आई हैड बेटर फेस, आई हैड बेटर फेस, आई हैड बेटर फेस देन रन अवे, यानी मैं लड़ना पसंद करूंगा सिवाय भागने के। आई हैड रेदर, आई हैड रेदर आई हैड बेटर फेस देन रन अवे, यानी मैं लड़ना पसंद करूंगा सिवाय भागने के। तो हम यहाँ का देखें, आई हैड रेदर तो यानी देन आया, आई वुड रेदर यानी देन आया, आई हैड रेदर यानी देन आया, हैड सूनर यानी देन आया, और वुड बेटर यानी देन आया, वुड सूनर यानी देन आया। चाहे हैड सूनर हो और चाहे वुड सूनर हो, लेकिन हमारा जो आगे आएगा वो क्या आएगा, देन का प्रयोग होगा, इन्फिनेटिव के रूप में देन का प्रयोग होगा। और हम समझ गए होंगे, हम बाकी सबका अर्थ एक ही है कि आई वुड बेटर फेस देन रन अवे, यानी मैं भागने के बजाय लड़ना पसंद करूंगा। आई वुड सूनर फेस देन रन अवे, यानी मैं लड़ना पसंद करूंगा भागने के बजाय। आई हैड बेटर फेस देन रन अवे, यानी मैं लड़ना पसंद करूंगा सिवाय भागने के। तो दोस्तों हम समझ गए होंगे कि हम वुड रेदर और वुड सूनर और वुड बेटर के स्थान पर हम हैड रेदर, हैड सूनर, हैड बेटर का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको कहीं पर भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों इस बात को नोट कर लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ाएं। दोस्तों आगे हम हेडिंग बनाएं रिमार्क की, और रिमार्क में हम लिखें, जैसे कि हम देखें वुड रेदर, वुड सूनर, वुड बेटर के स्थान पर हैड रेदर, हैड सूनर, हैड बेटर का प्रयोग किए हैं।
इसी तरह हम आगे इसके स्थान पर यानी इन सब के स्थान पर यानी हैड और वुड के स्थान पर हम क्या करेंगे, मतलब रेदर और सूनर और बेटर के स्थान पर हम क्या करेंगे, लाइक का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भी हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी देखेंगे जैसे कि, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वुड लाइक प्लस इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव कहाँ पर लगेगा, जस्ट लाइक के आगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आई माई सेल्फ वुड लाइक टू टॉक इन सच कंडीशन, यानी मैं खुद ही ऐसी स्थिति में स्वयं बात करूँगा, यानी मैं स्वयं ऐसी स्थिति में बात करूँगा। तो क्या होगा कि आई वुड लाइक, यानी मैं ऐसी स्थिति, आई माई सेल्फ, मैं स्वयं में, वुड लाइक मतलब पसंद करूँगा, टू टॉक बात करना, इन सच कंडीशंस, यानी ऐसी परिस्थितियों में मैं स्वयं बात करना पसंद करूँगा। दोस्तों सच का मतलब है, चलो हम आगे बताएंगे अभी। सच कंडीशंस यानी, तो हम यहाँ पर क्या देखें, वुड लाइक और प्लस टू तुरंत देखे, हम समझ गए होंगे। वुड लाइक टू, ये इसका स्ट्रक्चर है, वुड लाइक प्लस इन्फिनेटिव। आई वुड लाइक टू, यहाँ पर देखें वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू डाई देन बैग, यानी मैं मरना पसंद करूँगा बजाय किसके, भीख मांगने, यानी भीख मांगने से बजाय हम मरना पसंद करूँगा, भीख मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। तो क्या हो गया, आई वुड लाइक टू डाई देन बैग, यानी मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूँगा। तो क्या देखे, आई वुड लाइक प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आया यहाँ पे। लेकिन हम कभी यहाँ पर जब रेदर और बेटर और सूनर का प्रयोग करते थे तो जस्ट इसके बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते थे। ये याद रखिएगा कि रेदर के तुरंत बाद भी और बाद में भी इन्फिनेटिव नहीं आएगा, सूनर के तुरंत बाद और बाद में भी इन्फिनेटिव नहीं आएगा। इसी तरह हमारा बेटर के बाद इन्फिनेटिव या उसके आगे इन्फिनेटिव नहीं आएगा। आई वुड बेटर, आई मतलब आई वुड लाइक, इसी का स्ट्रक्चर है, आई वुड लाइक टू डाई देन बैग, यानी मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूँगा। तो आई लाइक टू है, आई वुड लाइक टू, और इसी को सेंटेंस अगर हम आई वुड बेटर, आई वुड बेटर, बेटर के बाद हमने क्या देखा, टू नहीं लगा है, आई वुड बेटर, जब आई वुड बेटर आया, आई वुड बेटर डाई, यानी मैं मरना पसंद करूँगा, देन बैग, यानी देन इसमें भी आया है, देन इसमें भी आया है, लेकिन देन क्या है, ये इन्फिनेटिव हमेशा याद रखिएगा कि ये इन्फिनेटिव यहाँ पे ना लगा दें, ये नोट रखिएगा। आई आई वुड बेटर डाई देन बैग, यानी मैं मरना पसंद करूँगा भीख मांगने के बजाय, या भीख मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। दो तरह से सेंटेंस हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैं बता दूं सच के बारे में। दोस्तों हमारे आगे दो प्रकार के टेंस हैं, जैसे कि आई माई सेल्फ सेल टॉक, और दूसरा क्या है, आई सेल टॉक माई सेल्फ। यानी आई माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई का, ये आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर आई के जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्लस सेल टॉक की बात अगर करें तो मैं स्वयं बात करूंगा, इसका अर्थ ये होगा। आई सेल टॉक माई सेल्फ, यानी आई के बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के मतलब मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हम क्या देखते हैं, वर्ब है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो हम कहते हैं मैं स्वयं से बात करूंगा, इसका अर्थ ये होगा। हम उम्मीद है कि दोस्तों समझ गए होंगे। और हाँ, हम पीछे बताने वाले थे सच के बारे में। तो सच को, इस बात को लिए नोट कर लो दोस्तों कि अगर सच से पहले, जैसे अगर आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो इसके सच, आर्टिकल प्लस सच प्लस
प्लस क्या होगा, जो आने वाला क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। और यदि नो आर्टिकल यानी आर्टिकल नहीं है तो अगर आर्टिकल नहीं है तो सच के बाद प्लूरल आएगा। यह बात हमेशा नोट कर लीजिएगा और फिर हम आगे बताएं। हमारा नेक्स्ट रूल है 5, विश के साथ विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी विश जो होता है, विश यानी कामना, इच्छा या मानना, तो विश की जगह विश के साथ विल का प्रयोग नहीं किया जाता है, विश के साथ वुड का प्रयोग किया जाता है। और जब हम विश के साथ वुड का प्रयोग करते हैं तो ये हमको क्या दिखाता है, डिजायर मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर और विलिंगनेस को दिखाता है, यानी इच्छा को या स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी तीव्र इच्छा को दिखाता, तीव्र इच्छा को या इच्छा को बताता है या स्पष्ट करता है। तो हम समझ गए होंगे कि विश का प्रयोग विल के साथ नहीं किया जाता है, और विल या कह सकते हैं विश के साथ विल का प्रयोग नहीं किया जाता है, और विश के साथ वुड का प्रयोग करने पर स्ट्रॉन्ग डिजायर और स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस स्पष्ट करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आई विश यू वुड फाइट, आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन। मेरा ऐसा मानना है कि तुम इस इलेक्शन में अच्छी फाइट करोगे, अच्छे से लड़ोगे। या आई विश, मेरा ऐसा मानना है कि यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, यानी आप अच्छा इलेक्शन लड़ोगे। या वुड, और दूसरा एग्जांपल है आई विश यू वुड सपोर्ट हर फुली। मेरा ऐसा मानना है कि तुमको उसका यानी हर का यानी लड़की का पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। और तीसरा एग्जांपल है आई विश दे वुड एग्री टू दिस प्रपोजल। मेरा ऐसा मानना है कि दे मतलब वे लोग, वुड एग्री सहमत होंगे, टू दिस प्रपोजल यानी मेरा ऐसा मानना है कि वे सभी लोग इस प्रपोजल पर सहमत होंगे। तो दोस्तों इस बात को नोट रखिएगा, एग्री प्लस टू लेता है, एग्री इन्फिनेटिव टू लेता है। और हाँ, जो पीछे हमने सच का बताया था, तो सच आर्टिकल प्लस मैंने बताया था, अगर सच आर्टिकल प्लस सच आता है तो उसके प्लस प्लूरल नाउन होगा, और अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो सिंगुलर नाउन आएगा। और तो हम दोस्तों यहाँ के समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम क्या समझे, विश के साथ विल का प्रयोग नहीं किया जाता है, और विश के साथ जब हम वुड का प्रयोग करते हैं तो स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस को दर्शाता है। और जैसे देखिए आई विश यू वुड फाइट दिस एग्ज़ाम, मेरा ऐसा मानना है, एग्ज़ाम नहीं इलेक्शन, मेरा ऐसा मानना है कि तुम अच्छी फाइट करोगे इस इलेक्शन में। और आई विश यू वुड सपोर्ट हर, आई वुड सपोर्ट हर फुली, मेरा ऐसा मानना है कि तुम अच्छी तरीके से उसका सपोर्ट करना चाहिए उसको और करोगे। आई विल दे वुड एग्री टू दिस प्रपोजल, आई विश, मेरा ऐसा मानना है कि दे मतलब वो लोग, वुड एग्री टू दिस प्रपोजल, वे लोग इस प्रपोजल पर सहमत हो जाएंगे। तो हम क्या समझे कि विश के साथ विल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन विश के साथ अगर हम वुड का प्रयोग करते हैं तो स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस को स्पष्ट करता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है अनरियल यानी काल्पनिक परिस्थितियों को व्यक्त करने हेतु भी वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है। यानी जब किसी परिकल्पना के बारे में जब परिस्थितियों की जब बात करते हैं तब हम अनरियल ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, अनरियल कंडीशन में।
यानी काल्पनिक परिस्थितियों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इफ़ आई हैड 1 करोड़ रुपीज, यदि मेरे पास 1 करोड़ रुपया होते, ये अनरियल कंडीशन है ना है। इफ़ आई हैड 1 करोड़ रुपीज, यदि मेरे पास्ट की बात कर रहा, इफ़ आई हैड 1 करोड़ रुपीज, यदि मेरे पास 1 करोड़ रुपये होते, आई वुड डोनेट 50 lakhs टू द ट्रस्ट। यानी अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपये होते तो हम उसमें से कितने 50 लाख रुपये ट्रस्ट में डोनेट कर देते। तो जब तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपये ही नहीं है तो तुम 50 लाख डोनेट करोगे क्या? तो ये क्या हुआ, एक तरह से कोरी कल्पना हुई, और कोरी कल्पना के लिए हमने क्या प्रयोग किया, वुड का प्रयोग किया। तो हम क्या होता है, अनरियल काल्पनिक परिस्थितियों को व्यक्त करने हेतु भी वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है। हम समझ गए। इफ़ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पास पंख होते, आई वुड फ्लाई टू यूरोप, यानी यदि मेरे पास पंख होते तो हम उड़ के यूरोप चले जाते, या यूरोप टहलाते, या यूरोप घूम आते। तो ये क्या है, इफ़ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पास पंख होते, आई वुड फ्लाई टू यूरोप, तो मैं फ्लाई मतलब यूरोप को उड़ जाता। तो यहाँ पर भी क्या है, एक तरह से कोरी कल्पना है, ना तो हमारे पास पंख होंगे और ना हम यूरोप पहुँचेंगे उड़ के। तो ये भी एक क्या हुई, कोरी कल्पना के लिए वुड का प्रयोग किया गया। इफ़ आई वर द किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड मेक यू अ माई चीफ एडवाइजर, यदि मैं राजा होता तो मैं अपना आपको चीफ एडवाइजर बना लेता। ना तो आई राजा है और ना उसको यू को राजा बना पाएगा। तो क्या है, ये भी एक कोरी कल्पना, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, ना तो मैं उस समय राजा था, ना तो मैंने आपको चीफ एडवाइजर बना पाया। तो क्या होगा, इफ़ आई वर द किंग, यदि मैं राजा होता, यदि पास्ट की बात कर रहा है, यदि मैं राजा होता, आई वुड मेक यू माई चीफ एडवाइजर, अगर तो मैं क्या मतलब, मैं तुमको अपना चीफ एडवाइजर बनाना पसंद करता हूँ। इफ़ अ टाइगर कैम इनटू द रूम, अब जैसे हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर इसी तरह वो इसकी भी बात कर रहा है, इफ़ अ टाइगर कैम इनटू द रूम, यदि कोई टाइगर रूम में अचानक आ जाए, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे? तो भाई अचानक में रूम के अंदर, कोई गुफा थोड़ी है यार जो उसके अंदर चला आएगा शेर। तो ये भी एक क्या है, कोरी कल्पना है। तो ना तो रूम के अंदर टाइगर आया, ना तो उसको कुछ करना पड़ा, तो ये भी क्या है, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते। उम्मीद है कि दोस्तों हम समझ गए होंगे कि अनरियल कंडीशन यानी इस तरह की कंडीशन में हम वुड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपने आप से भी कुछ वाक्य बनाने का प्रयास करिए और अच्छी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों रूल नंबर 7 है, भूतकाल में होने वाले हैबिचुअल एक्शन यानी आदतन कार्य के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि भूतकाल में जैसे कोई हैबिचुअल आदत रही होगी, यानी जो हम पास्ट में किया करते थे, उसके लिए भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वुड गो होम ऑन संडे, यानी मैं संडे संडे अपने घर जाया करता था। तो आई वुड गो मतलब आई वुड गो होम ऑन संडे, मतलब मैं जब भूतकाल में मैं संडे को जाना पसंद करता था, संडे संडे अपने घर जाना पसंद करता था। आई वुड गो होम ऑन संडे। समटाइम्स कभी कभार समटाइम्स कभी कभी माई फादर वुड स्कॉल्ड मी, यानी कभी कभी मेरे पिताजी मुझको डांट दिया करते थे। ही वुड रीड लेट एट नाइट, यानी वह देर रात तक पढ़ना पसंद करता था। ही वुड रीड लेट एट नाइट, यानी वह देर रात तक पढ़ना पसंद करता था।
तो दोस्तों हम क्या जाने कि जब भूतकाल में कोई हैबिचुअल आदत, भूतकाल यानी पास्ट, जब कोई पास्ट में हमारी कोई हैबिचुअल आदत रही होगी, या उसकी हम जब बात करते हैं कि मैं जब हाई स्कूल में था तो मैं वहाँ जाया करता था या वहाँ जाना पसंद करता था, तो इस तरह से जब वाक्य हम जब बनाएंगे तो इन वाक्यों में हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को पूरा करते हैं। जैसे कि हम समझ गए, आई वुड गो होम ऑन संडे, यानी मैं संडे संडे को घर जाना पसंद करता था। समटाइम्स माई फादर वुड स्कॉल्ड मी, कभी कभी मेरे पिताजी डांट दिया करते थे। ही वुड रीड लेट एट नाइट, यानी वह देर रात तक पढ़ना पसंद करता था। तो हम समझ गए होंगे दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट रूल बताएं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल नंबर है 8 रूल्स में हम क्या जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में, यानी जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस के सेंटेंस में वुड का प्रयोग कार्य के पास्ट में न होने को दर्शाता है। यानी जब कोई कार्य पास्ट में होने वाला होता था मगर वो कार्य हुआ नहीं था, तो उस कार्य के बारे में हमको क्या बताएगा, वुड का प्रयोग हमको उस कार्य में बताएगा। हालांकि इस तरह के टेंस जो लोग अभी तक पीछे देखते आए हैं वो समझ गए होंगे, और हम उसको अभी तीनों चीज़ों को जोड़ के बताएंगे, मतलब जोड़ेंगे, एक दूसरे से कंपेयर भी कराएंगे और बताएंगे कि किसको कितनी प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस देनी है। तो कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में वुड का प्रयोग कार्य के पास्ट में न होने को दर्शाता है। यानी कोई कार्य पास्ट में होने वाला था मगर हुआ नहीं था, उसके बारे में वुड का प्रयोग बताएगा। और हम ऐसे वाक्यों को बनाने का जो स्ट्रक्चर की बात करें, वो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये वाला है कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नेगेटिव इन पास्ट। वुड हैव के स्थान पर कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे कि मैंने जब आपको कुड पढ़ाया था तब भी मैंने ये रूल्स पढ़ाया था। माइट का जब प्रयोग बताए थे तब भी हम यही रूल्स बताए थे, और अब जब हम वुड का बता रहे हैं प्रयोग तब भी हम यही बता रहे हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि किसको कितनी प्राथमिकता देनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के एग्जाम्पल को। जैसे यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसे नौकरी दे देता, यानी ना तो वो मेरे पास आया था इसलिए मैंने उसको ना तो नौकरी दिया था। हमारा तो मोटा मोटा अर्थ यही निकलता है। तो ये क्या था, क्योंकि वो आता तो पास्ट में, मैं उसे नौकरी देता वो भी पास्ट में था, लेकिन कार्य हुआ नहीं, इसलिए हम वुड का प्रयोग किस तरह से देखेंगे। जैसे इफ़ ही हैड, मतलब वह यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसे नौकरी दे देता। जैसे इफ़ ही हैड कम, कम केम कम, यानी कम की फर्स्ट फॉर्म COME होती है और CAME सेकेंड फॉर्म होती है और COME थर्ड फॉर्म होती है। यानी कम और कम फर्स्ट और थर्ड फॉर्म समान होती है और सेकेंड फॉर्म में ए होता है, ये भी याद रखिएगा। इफ़ ही हैड कम टू मी, यदि वो मेरे पास आता, कौन, ही। आई वुड हैव, मैंने बोला था ना कि ऐसे वाक्यों को वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। आई वुड हैव, हैव देना का होता है गिव, गिवन हो गया क्योंकि थर्ड फॉर्म गिवन होती, गिवन हिम अ जॉब, यानी इफ़ ही हैड कम, यानी यदि वह मेरे पास आता, यदि इफ़ ही हैड कम टू मी, यदि वह मेरे पास आता, आई वुड हैव गिवन हिम अ जॉब, तो मैं उसे एक जॉब दे देता या एक नौकरी दे देता। तो मोटा मोटा अर्थ कौन सा निकला, ही डिडेंट कम, यानी वो नहीं आया था। और ये कौन सा वर्ड हमको दर्शाता है, वुड हैव और प्लस V3 का मैंने प्रयोग किया ना। और दूसरा एग्जाम्पल है इफ़ सी हैड आस्क मी, यानी इफ़ सी हैड आस्क मी, यदि वह मुझसे कहती, यानी इफ़, यदि सी मतलब वह, हैड मतलब
पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट। आस्क्ड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम थर्ड का फॉर्म, हालांकि हम टेंस जब पढ़ाएंगे तो इस चीज़ को जानेंगे। आस्क्ड मी, यदि वह मुझसे कहती, कब, पास्ट में की बात है, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैं उसकी सहायता या मदद जरूर करता। तो क्या हुआ, ये हेल्प्ड हर क्या मतलब, क्योंकि उसने उससे कहा नहीं इसलिए उसने उसकी हेल्प नहीं की, यानी बट सी डिडेंट आस्क, मतलब किंतु उसने कहा ही नहीं था, जब कहा ही नहीं तो उसने किया ही नहीं। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। और पास्ट का हो गया तो नेगेटिव इन पास्ट हो गया। अब दोस्तों प्रेफरेंस की बात करें तो प्रेफरेंस में सबसे पहले हम वुड हैव को देंगे। प्रेफरेंस में प्राथमिकता की बात अगर करें तो टेंस में हम सबसे पहले वुड हैव को देंगे और दूसरे नंबर पर देंगे कुड हैव को, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी को बताते हैं। और जो माइट हैव होता है ये रिमोट पॉसिबिलिटी को बताते हैं, तो इसलिए हम इसको तीसरा नंबर देते हैं। यानी अगर हम टेंस की बात करें, हमने माइट में यही पढ़ा, कुड में भी यही पढ़ा और वुड में भी यही पढ़ रहे हैं, तो ये वुड नंबर 1 पर प्राथमिकता देंगे, कुड को हम नंबर 2 पर प्राथमिकता देंगे और माइट को हम नंबर 3 पर प्राथमिकता देंगे। हालांकि हम इसके एग्जाम्पल देखें उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल बता दें। जैसे कि हम नोट बना लें, नोट में हम लिख लें वुड हैव प्लस V3 के स्थान पर कुड हैव प्लस V3 एवं माइट हैव V3 का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इफ़ फादर हैड टोल्ड मी, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इफ़ फादर हैड टोल्ड मी, यदि मेरे पिता मुझे बताए होते, आई वुड हैव कम, तो मैं आ जाता, आ गया होता। यानी जब पिताजी ने अगर मुझसे कहा होता तो मैं क्या करता, आ गया होता। यानी इफ फादर हैड टोल्ड मी आई वुड हैव कम, यदि मेरे पिताजी ने मुझे बताया होता तो मैं आ गया होता। यानी ना तो पिता, तो इसका हमको क्या निकल रहा है, बट ही मतलब फादर डिडेंट टोल्ड मी। यही तो अर्थ निकला, क्योंकि किंतु पिताजी ने बताया ही नहीं तो मैं आया ही नहीं था। तो हम क्या देखें, नेगेटिव इन पास्ट है और हम इस तरह के वाक्य कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वुड हैव V3 के स्थान पर कुड हैव और माइट हैव V3 का प्रयोग किया जा सकता है। तो दूसरे एग्जाम्पल में बी में देखते हैं, इफ़ फादर हैड टोल्ड मी, यदि मेरे पिताजी ने मुझे बताया होता, आई कुड हैव कम, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने वुड हैव का प्रयोग किया। वुड हैव का कम, कम मैंने बताया था COME, कम फर्स्ट फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है। और यहीं पर हमने क्या यूज किया, कुड हैव कम, ये भी थर्ड फॉर्म है। तो पहले में वुड मैंने प्रयोग किया, दूसरे में मैंने क्या किया, कुड का प्रयोग किया। तो इफ़ फादर हैड टोल्ड मी, यदि मेरे पिताजी ने बताया होता, आई कुड हैव कम, तो मैं जो घर मैं वापस मैं आ जाता या आ गया होता। तो यहाँ पर जो हम वुड हैव का प्रयोग किए थे, यहीं पर हम कुड हैव का प्रयोग किए, लेकिन वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ। इफ़ फादर हैड टोल्ड मी, यदि पिताजी ने बताया होता, आई माइट हैव कम, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, माइट का प्रयोग किया। तो दोस्तों तीनों में अंतर हमको क्या है, जैसे ये हमको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि हाँ मैं ज़रूर आ जाता, लेकिन ये जो दूसरा वाला है इसमें भी पॉसिबिलिटी है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग है, इसमें भी कुड में भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन माइट जो होती है ये एक दुविधा यानी डिलेमा वाला कार्य करती। हाँ तो हो सकता कि मैं ज़रूर आ जाता, हो सकता कि मैं ज़रूर आ जाता, और इसमें था कि हाँ मैं आ जाता, और मैं इसमें ज़रूर आ जाता। यानी वुड हैव का मतलब मैं ज़रूर आ जाता, कुड हैव का मतलब है कि हाँ मैं आ जाता, और माइट हैव का मतलब है कि हाँ मैं हो सकता था आ जाता।
हम समझ गए होंगे कि दोनों में अर्थ क्या है। अगर हम प्राथमिकता की बात करें तो इसको देंगे फर्स्ट पीआरटी, यानी इसमें 3 मार्क लगा दिए, और दूसरे में हम देंगे सेकंड पीआरटी यानी 2 मार्क लगा दिए, और इसमें देंगे फर्स्ट। फर्स्ट जिसमें लगाए हैं यानी जो एक मतलब सही का निशान लगाए हैं, उसका मतलब है कि सबसे वीक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, और 2 में लगाए हैं कि इसको हम दूसरे नंबर प्राथमिकता देंगे, और तीसरा का मतलब है जिसमें 3 मार्क लगाए हैं उसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी सबसे नंबर 1 पर इसको प्राथमिकता हमको देनी है। मान लो कि हम अगर क्वेश्चन कोई आए कुड हैव का ऑप्शन ना हो तो हम क्या देखेंगे, कुड हैव। जब कुड हैव नहीं है ऑप्शन तो माइट हैव। इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन एक होगा हम, और जहाँ तक हो सकता है कुड हैव या माई वुड हैव को रखेगा, रख माइट हैव को भी सकता है, लेकिन हम जब ये नहीं होगा तो इसको प्राथमिकता देंगे, ये नहीं होगा तो हम इसको प्राथमिकता देंगे। हम समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। इफ़ आई हैड गॉट इन्फॉर्मेशन, यदि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई होती, आई वुड हैव टोल्ड यू, तो मैं तुम्हें अवश्य बता देता। तो इसका क्या मतलब है, ना तो उसको बट मतलब उसको इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं, इसका आंसर बट आई हैड गॉट इन्फॉर्मेशन। तो क्या है, आई को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए आई बता नहीं पाया किसको, यू को। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें भी हमने वुड का प्रयोग किया है, वुड हैव टोल्ड। मैं V3 का प्रयोग किया, यानी ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। और हम समझ गए होंगे कि हम वुड हैव प्लस V3 के स्थान पर कुड हैव और माइट हैव V3 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए तो हमको तीनों अगर रख दे, एक क्वेश्चन एक आंसर, मतलब अगर 4 ऑप्शन में तीनों रख दे, तो हमको सबसे पहली पीआरटी देना है वुड हैव को। अगर वुड हैव नहीं है तो दूसरी पीआरटी हमको कुड हैव को देना है, और कुड हैव भी नहीं है तो तीसरी पीआरटी हमको माइट हैव को देनी है। हम यहाँ तक नोट कर लिए होंगे दोस्तों। मैंने इसका एक ही मतलब इसका वुड हैव का मैंने बता दिया है, और आप अपने आप से भी वुड कुड हैव और माइट हैव को इसी का आगे बना लीजिएगा, और दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स होगा यूज ऑफ मस्ट। और दोस्तों हम यूज ऑफ मस्ट के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और अपनी क्लास को यहीं पर आज विराम देते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और उन दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है मेरी जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाला हर एक कंटेंट इंपॉर्टेंट है और आपका कोई भी कंटेंट छूटने ना पाए। इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जिनको पिछली क्लासें देखनी है वो हमारी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के हमारी वहाँ सारी आपको क्लासें मिल जाएंगी, और सारी क्लासें जितनी पीछे से देख के आओगे आने वाला कंटेंट आगे चल के और अच्छा समझ में आता चलेगा। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर।